चले भाई। तो देखो हमने कहा कि जो ब्लैक सॉइल है हमारी, ब्लैक सॉइल कहाँ पर मिलेगी हमें, सेंटर और वेस्टर्न एरियाज में, एमपी के, ठीक है। पूरी की पूरी काली मिट्टी है। अब काली मिट्टी में भी दो तीन प्रकार की सॉइल है हमारे पास। एक तो बिल्कुल डार्क सॉइल होगी जिसका गहरा काला रंग होता है और उसकी जो डेप्थ है वो भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, 1 से लेकर 2 मीटर तक वो गहरी होती है। और ऐसी मिट्टी कहाँ पर बताई थी भाई मैंने, बैतूल, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर का कुछ एरिया और सिवनी, ये 4 जो जिले हमारे पास, यहाँ पर ये इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी, गहरी काली, है ना, डीप ब्लैक सॉइल। डीप का मतलब उसकी गहराई ज़्यादा होती है, मतलब अगर आप में जैसे होता है ना वो खेतों में हम पिलाऊ चलाते हैं, वो जो पलटी पिलाऊ जिसको बोलते हैं, तो वो गहरा भी आप चलाओगे तो भी नीचे से भी क्या, काली मिट्टी ही वहाँ से निकलेगी, ठीक। सबसे ज़्यादा जो मिट्टी है वो है मध्यम काली मिट्टी, मतलब कि जो मीडियम रेंज वाली है, ना तो वो ज़्यादा गहरी होती है, 1 मीटर तक के आसपास तक वो गहरी होती है, और उसका जो कलर है वो भी कैसा होता है, वो भी दोनों के बीच का होता है, ना तो ब्राउन होता है ना ही डार्क होता है। देखो कलर कहाँ से आ रहा है, डेंसिटी जैसे सॉइल की बढ़ रही है तो उसका कलर क्या होने लगता है, डार्क होने लगता है। हमको पता है ना हमारा ब्लड भी जो होता है जब बनता है तो वो येलो होता है ना, जैसे जैसे काउंट बढ़ते जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड। मैच्योरिटी के साथ उसमें कलर भी डेवलप हो जाता है, ठीक। तो आज ब्लैक सॉइल की बात हो गई। उसके बाद जलोढ़ मिट्टी जो है मध्य प्रदेश के यहाँ पर मिलती है, हेड ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश के सिर में, है ना। और एमपी के अगर मैप में हम देखेंगे ना, सॉरी इंडिया के मैप में, तो भी ये पूरा जो रीजन है ऊपर वाला, यूपी वाला, उस साइड से पूरा ये पूरा जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र आता है ना। अभी भारत का मैप भी हम लगा के देखेंगे तो मध्य प्रदेश में इस एरिया में मिलती है। कौन कौन से एरिया आ रहे हैं यहाँ पर, भिंड है, मुरैना है, शिवपुरी है, श्योपुर है, ग्वालियर है, इस तरीके के जो एरियाज हैं यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी ज़्यादातर पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी जो नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है और किनारों पर ला करके जमा कर दी जाती है। एमपी में कौन सी रिवर है जो इस तरीके का काम करती है, चंबल रिवर। चंबल नदी जो है वही मध्य प्रदेश में जो आपके महू से निकलती है, मध्य प्रदेश से राजस्थान से जब होती हुई वापस एमपी में आती है तो वो यहाँ पर पूरी मिट्टी का जो है इस तरीके से जमाव कर देती है और फिर वो आगे यूपी में निकल जाती है, ठीक। ये हो गया। फिर उसके बाद में आज हम जो बात करने वाले हैं वो है लाल पीली मिट्टी के बारे में। कौन सी मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी। चलो तो उसको शुरू करते हैं। रेड येलो सॉइल, लाल पीली मिट्टी, ठीक है। लाल पीली मिट्टी में इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके गुणधर्म और इसकी कुछ विशेषताएं हम यहां पर देखने वाले हैं, ठीक। सबसे पहले तो इसका कलर कैसा होगा भाई, लाल पीला होगा या फिर चॉकलेटी कलर होता है इसका। कौन सा कलर होता है, चॉकलेट का जैसा कलर होता है ना, उस तरीके का कलर होता है, ठीक। अब ये बनती कैसी है, तो ये जो मिट्टी है ये गोंडवाना शैल समूहों के विखंडन से बनती है। गोंडवाना शैल समूहों के विखंडन से बनती है, ठीक है। विखंडन का मतलब टूटना, ब्रेक होना, है ना। गोंडवाना शैल समूह मतलब पत्थरों, देखो पत्थर कैसे बनता है, कई तरीके के पत्थर है, जैसे वॉल्केनोज हम पढ़ते हैं ना, वॉल्केनो नीचे से क्या निकलता है, लावा। लावा जब निकल के बाहर फैल जाता है और कई सालों में वो ठंडा होकर के सूख जाता है, चट्टानों का रूप ले लेता है, फिर उसके टूटने से क्या बनती है, मिट्टियां बनती है। तो काली मिट्टी तो इसी प्रकार से बनती है, लावा से, जो आपका वॉल्केनो का जो हमारा जो लावा होता है उसी से बनती है। तो यहाँ पर जो मिट्टी बन रही है किस तरीके की, ये गोंडवाना शैल समूहों के विखंडन से बनती है, मतलब कि जो पत्थर है हमारे रॉक्स हैं उनके टूटने से बनती है, ठीक। और ये रॉक्स कैसे हैं, ये रॉक्स जो है ये इसमें हम लिख सकते हैं इसको कि ये रवेदार चट्टान है। कैसी है, रवेदार। रवेदार का मतलब क्या हो गया, रवेदार चट्टान है, या रॉक्स लिख देते हैं। रवेदार चट्टानों का मतलब है क्रिस्टलाइन, जिसमें क्रिस्टल्स है ना। क्रिस्टल्स का मतलब समझते हो, जैसे शुगर क्रिस्टल है, हमारे नमक का क्रिस्टल है, तो हिंदी में उसको कहेंगे रवे। रवा होता है ना जैसे, जिसमें अच्छे खासे हाँ कण होते हैं, तो उसी तरीके की चट्टान है और इसीलिए आसानी से क्या हो जाती है, ये टूट। देखो चट्टानों का जो आपका जो चट्टानों का जो कणों का आकार है वो जितना बड़ा होगा वो उतनी आसानी से क्या हो जाती है, टूट जाती है, ठीक। अगर जो आपका साइज है पार्टिकल्स का वो छोटा है, मतलब कि पैकेजिंग कैसी है वहां पर, स्ट्रांग है, वो टाइटली क्लोजली पैक्ड है, और इसी वजह से वहां पर क्या होता है, उसका विखंडन होना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो यहां पर रवेदार चट्टानों के टूटने से बनती है गोंडवाना शैल समूह, उन चट्टानों का नाम है, ठीक। पीएच की अगर बात करें तो इसका पीएच कितना होता है भाई, इसका पीएच जो होता है वो 5.5 मतलब 5.5 से 8.5 के बीच में होता है। 5.5 से 8.5 के बीच में होता है, मतलब कि
ये कैसी होती है, एसिडिक होगी कि बेसिक होगी, अम्लीय होगी कि क्षारीय होगी? अरे कुछ नहीं बोल सकते ना, उसका पीएच तो वेरी कर रहा है, वो इस रेंज के बीच में 5.5 से 8, भाई 7 से ऊपर जाएगा तो बेस हो जाएगा और नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। मतलब कि इसका पीएच जो है वो भी एसिडिक बेसिक दोनों और साथ में जो है न्यूट्रल, कई जगहों पर इस तरीके से। देखो पीएच किस पर डिपेंड करेगा, पीएच अलग अलग कंडीशंस पर डिपेंड करता है, किस जगह पर कैसी परिस्थितियां हैं, है ना, कैसा इन्वायरमेंट है, बारिश कितनी हुई है, पानी ज़्यादा है तो पीएच कम भी हो सकता है ना, डाइल्यूशन की वजह से, इस तरीके के कई सारे फैक्टर्स हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो इसका जो पीएच की रेंज है वो 5.5 से 8.5 के बीच में होती है। ठीक, इस प्रकार की मिट्टी में फसलें कौन कौन सी उगा सकते हैं हम? फसलें जो हैं यहाँ पर आप चावल से लेकर के जो आपका गेहूं है, चावल है, ठीक, उसके बाद में ज्वार है, मोटा अनाज जिसको हम कहते हैं मक्का है, इस प्रकार की फसलें जो है यहाँ आसानी से उगाई जा सकती। वैसे तो देखो फसलें तो आप पूरी, अगर हम कहें कि टोटली अगर वो सैंडी सॉइल है, रेतीली मिट्टी अगर पूरी तरीके से, तो उसकी बात नहीं कर सकते। बाकी अगर उसमें थोड़ा बहुत भी अगर मिनरल्स है या थोड़ी बहुत भी उसमें फर्टिलिटी है, तो आज की डेट में हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं कि हम उसमें भी कुछ ना कुछ उगा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए फसलों का तो ऐसा है कि फसलें तो अब हर प्रकार की मिट्टी में हर प्रकार की फसल हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर मिट्टी मान लो सही मिल गई आपको और इन्वायरमेंट नहीं भी है तो क्या करोगे, हम पॉली हाउस कर सकते हैं, पॉली हाउस एग्रीकल्चर होता है ना, उसके बाद में लो टनल होता है जो सस्ता होता है, मतलब इन्वायरमेंट भी क्रिएट कर रहे हैं। तो इस तरीके से मिट्टी में मुख्य फसल तो हमने बताई वो है, इसके अलावा आप इसमें कुछ भी उगा सकते हो। अब उससे होगा क्या कि प्रोडक्शन पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है भाई, मिट्टी जैसी उस फसल को चाहिए अगर नहीं मिलेगी तो उसका प्रोडक्शन कम होगा, उग तो जाएगी वो पर आपको उतना बेनिफिट देके नहीं जाएगी। ठीक, चलो फिर इसके बाद अगर लिखें तो गोंडवाना शैल समूह के बाद आगे इसके बारे में तत्वों की मात्रा, इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं भाई? इसमें जो है सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम है, लोहा है, ठीक, और चूना है। ठीक है, मतलब कि चूना को हम लिख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पर सबसे ज्यादा है, एल्यूमिनियम है, आयरन है और कैल्शियम ऑक्साइड है, मतलब कि चूना है। चूना के बाद इसमें जिस मात्रा की कमी होती है वो किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है। अच्छा, नाइट्रोजन का सॉइल से क्या लेना देना है? नाइट्रोजन सीधा सीधा फर्टिलिटी को इफेक्ट करेगा, है ना, मतलब कि उर्वरक क्षमता जो है मिट्टी की उसको क्या करेगा? प्रभावित करेगा। यदि नाइट्रोजन मिट्टी में अच्छी मात्रा में है तो वो उपजाऊ जमीन उसको हम कहेंगे, और अगर नहीं है तो वो वहां पर उतना अच्छा आपको प्रोडक्शन नहीं मिल पाएगा, है ना। बेसिकली क्या है, नाइट्रोजन मिट्टी में नहीं होती, वो एनवायरनमेंट में होती है, पर एक बैक्टीरिया होता है राइजोबैक्टीरियम करके, वो उसको फिक्स कर देता है, जमीन के अंदर से ऊपर नहीं आने देता है, तो वो जड़ों में फिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से फिर आप प्लांट्स जो है उसको नाइट्रोजन मिलती है और वो अच्छे से ग्रो करता है। ठीक, तो ये हो गया एल्यूमिनियम, आयरन और चूना, ये इसमें ज़्यादा मात्रा में है, और नाइट्रोजन जो है वो क्या है? कम मात्रा में। ठीक, इसके अलावा जो इसका रंग है लाल पीला, ये इसको किसकी वजह से मिला है? आयरन के ऑक्साइड की वजह से। आयरन ऑक्साइड जो है आपका, इसके कारण इसका जो रंग है वो कैसा है? रेड येलो सॉइल इसको कहा जाता है। ठीक है, इस ऑक्साइड की इसमें भरपूर मात्रा है, जिसकी वजह से ये सब चीजें इसके साथ होती है। ठीक, अच्छा, इतनी बात हो गई। अब देखो तो मध्य प्रदेश में कहाँ मिलती है ये, मैप पर देखो जरा। हाँ, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, पूरा जो आपका टोटली ये जो पूर्वी क्षेत्र आपका दिख रहा है, इतना वाला एरिया है ना, साथ में यहाँ से छत्तीसगढ़ भी लग जाता है ना, तो इसमें और आपका ये जो पूरा पूर्वी क्षेत्र है इसके अंदर क्या है? आपकी इस तरीके की लाल पीली मिट्टी जो है पाई जाती है। ठीक, पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन से आ जाएंगे भाई? देखो जरा, ये आपका शहडोल हो गया, जबलपुर हो गया, पन्ना हो गया, जितने भी यहाँ जिले आ रहे हैं सब के सब, है ना, ये पूरे के पूरे जो है पूर्वी क्षेत्र में जितने भी जिले आते हैं यहाँ पर सब में कौन सी मिट्टी मिलेगी आपको? लाल पीली मिट्टी मिलेगी। अब देखो किसी क्षेत्र में हमने कहा कि भाई इसमें लाल पीली मिट्टी है, तो ऐसा तो है ही नहीं कि इसमें दूसरी कोई मिट्टी नहीं होगी। मिट्टी हर जगह हर प्रकार की मिलती है। ठीक है, उसका अमाउंट कम ज़्यादा होने की वजह से हम उस पर्टिकुलर एरिया को फिर कह देते हैं कि ये इस मिट्टी वाला एरिया है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैंने कहा कि यहाँ जलोढ़ मिट्टी है तो यहाँ दूसरी कोई मिट्टी नहीं होगी, क्योंकि सभी जगह तो जलोढ़ नहीं है, पर ज़्यादातर एरिया में क्या है? जलोढ़ है। तो वैसे ही पूर्वी क्षेत्र में भी कई प्रकार की मिट्टियाँ हैं, है ना, लेटराइट सॉइल भी मिलेगी आपको, काली मिट्टी भी मिलेगी आपको, सब मिलेगा, पर ज्यादा किस मात्रा में कौन सी मिट्टी मिलती है? लाल पीली मिट्टी यहाँ पर पूरे के पूरा आपका जो पूर्वी क्षेत्र है इसमें आपको मिलेगी। ठीक, इसके बाद लाल पीली मिट्टी जो है, और इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं भाई हम? ये इतना हो गया सबका। चलो
अब देखो मध्य प्रदेश के प्रतिशत के हिसाब से देखें परसेंटेज, तो एमपी के कितने परसेंट एरिया में मिलेगी आपको ये? लगभग 30 से 35%। एवरेज अगर मान के चलो तो 33% एरिया जो है ये किसका होता है आपका? ये रेड येलो सॉइल का होता है, लाल पीली मिट्टी में 33%। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 33% हिस्सा किसका है? लाल पीली मिट्टी का। इसमें एक और खास बात है लाल पीली मिट्टी में कि जिन एरिया में ये मिट्टी मिलती है उन एरिया में अगर आप बोरिंग करोगे तो वहां का पानी भी कैसा मिलता है? हल्का सा रेडिश मिलता है, लाल मिलता है ना, क्योंकि उसमें खनिज तत्वों की, मिनरल्स की जो मात्रा है वो भी ज़्यादा है। साथ में मिट्टी के रंग की वजह से वहाँ का जो रंग है, पानी का रंग भी वो कैसा हो जाता है? वो लाल हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ है उसके अंदर कि जिन क्षेत्रों में लाल पीली मिट्टी मिलती है वहाँ के पानी का रंग भी जो है उसी तरह का होता है। ठीक, चाहे क्यों, उसमें दो वजह है, एक तो उसका खुद का रंग है और दूसरा जो हमारा ऑक्साइड है ना, आयरन का ऑक्साइड, इसकी वजह से जो है उसका कलर जो है पानी का क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक, ये बात क्लियर है भाई? तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी लाल पीली मिट्टी के बारे में है, और तो कुछ नहीं रह गया इसमें, सब कुछ बता दिया है ना। चल, लेटराइट सॉइल है ना, लेटराइट मृदा या लेटराइट मिट्टी, ये किसकी वजह से बनती है? सबसे पहली बात, लेटराइट जो रॉक्स हैं, चट्टाने हैं, उसी के विखंडन से, उसी का जो उसमें ब्रेकडाउन होता है, डिसोसिएशन होता है, आप कुछ भी बोल सकते हो, उसके टूटने से बनती है। ठीक है, तो लेटराइट चट्टानों के टूटने से बनती है। कौन सी रॉक्स है यहाँ पर? लेटराइट चट्टाने, इनके टूटने से जो है हमारी ये मिट्टी बनती है। ठीक, टूटने से। ठीक, अब इसका पीएच क्या होता है भाई? इसका जो पीएच है वो होता है 4 से 5 या 5.5 हम लिख सकते हैं, ये इसका पीएच वैल्यू। मतलब कि ये कैसी मिट्टी है? एसिडिक सॉइल है, अम्लीय मिट्टी है। ठीक है, लेटराइट मिट्टी का पीएच जो है वो 4 से 5 होता है। इसके कुछ और नाम भी है, इसको बलुई मिट्टी, बलुई मिट्टी या जनरल लैंग्वेज में इसको भाटा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाटा। बलुई मिट्टी या भाटा कहा जाता है। इसका जो रंग है वो भी रंग कैसा होता है? हल्का लाल, हल्का लाल रंग, मतलब कि जो लाइट रेड कलर है वो इसका रंग होता है। ठीक है, हल्का लाल रंग है क्योंकि चट्टानों का रंग भी लाल है। लेटराइट चट्टानों के टूटने से बनती है। अच्छा, ये चट्टाने टूटती के, हाँ देखो, चट्टाने जो है किसी वजह से, जैसे कि एक तो हमारा जो फ्रिक्शन है हवा का, उसकी वजह से हो रहा है ना। अगर मान लो किसी वजह से ऊपर की कोई चट्टान गिरी तो वो टूटकर नीचे आएगी, तो वो जो पूरा सफ़र तय करेगी नीचे तक का, उसमें वो उनको क्या कर देगी? भूकंप आ रहे हैं उसकी वजह से, मतलब नेचुरल फिनोमिना जितने भी होते हैं उसकी वजह से इनका जो है विखंडन, डिसोसिएशन होता है। ठीक है, हाँ, सालों अरबों लाखों सालों में होता है ये सब काम, है ना। ये कोई मिट्टी जो बनी है ये एक दिन में या कुछ सालों में नहीं बनती है, ये तो बहुत सालों में बनती है। और जियोग्राफी के अकॉर्डिंग अगर चलें तो लाखों सालों मतलब कि थोड़ा ही होता है ना। जैसे हिमालय पर्वत को एक नया पर्वत माना जाता है क्योंकि वो 1-2 करोड़ साल पहले ही बना है बस, है ना। तो जियोग्राफी में लाखों सालों का समय बहुत कम माना जाता है। तो मिट्टी का निर्माण इसी तरीके से होता है लगभग हर जगह, या तो लावा से होगा या चट्टानों के टूटने से, पानी की वजह से टूटे, बारिश की वजह से टूटे, हवा की वजह से टूटे, या फिर वो भूकंप या भूस्खलन, इस तरह से कोई भी रीजन की वजह से वो टूट सकती है। ठीक, अगला चलो, तो इस मिट्टी में जो ह्यूमस होता है, ह्यूमस का मतलब समझते हैं क्या भाई? ह्यूमस का मतलब होता है एक कार्बोनिक सब्सटेंस है, मतलब कि कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ मिट्टी में हमने पढ़ा था ना कि काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की कितनी मात्रा होती है? काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होता है या ये लेटराइट में या आपकी लाल पीली मिट्टी में ज्यादा होता है? काली मिट्टी में ज्यादा होता है। काली मिट्टी किससे बनती है? ज्वालामुखी के लावा के ठंडे होने की वजह से जो चट्टानें बनती है उनसे बनती है। वहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं होता है। ठीक है, काली मिट्टी में ऑर्गेनिक पदार्थ की जो मात्रा है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम होती है। चट्टानों वाली जो मिट्टी है इसमें ज़्यादा होती है क्योंकि हमें पता है कि इतना ज़्यादा गर्म चीज़ से वो बनी है, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस वहाँ पर ज़्यादा सरवाइव नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ह्यूमस का मतलब है एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि कार्बनिक होता है ना, कार्बनिक होता है, उसकी मात्रा जो है वो कैसी होती है? कम होती है।
ठीक। इस मिट्टी की एक और खासियत है कि ये पोरस होती है। कैसी होती है? पोरस। पोरस का मतलब छिद्र युक्त, छिद्र युक्त पोरस मिट्टी है। इससे क्या होता है कि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है, पानी जल ग्रहण क्षमता, वो क्या होती, कम होती है। जैसे काली मिट्टी में पानी नीचे नहीं जा सकता है, वो उसको नीचे नहीं जाने देगी, है ना, पर ये जब वाली जो मिट्टी है, इससे पानी क्या होता है, नीचे चला जाता है। तो जैसे मान लो हमारी ये मिट्टी है यहाँ पर, है ना, ऊपर से बारिश हुई, तो बारिश हुई तो क्या हुआ, जो ह्यूमस इसमें प्रेजेंट था वो ह्यूमस पानी के साथ नीचे चला गया गहराइयों में। क्यों? क्योंकि मिट्टी में पोर है, मिट्टी में छेद है। छेद का मतलब कि उसके जो पार्टिकल्स है वो थोड़े बड़े हैं कंपैरिजन टू ब्लैक सॉइल, जिसकी वजह से पानी उनके बीच से निकलकर चला जाता है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है इसकी कम होती है, ठीक, उसकी तुलना में। तो ये छिद्र युक्त होती है, ठीक, और ह्यूमस की मात्रा इसमें कम होती है। अब देखो, छिद्र युक्त होने की वजह से इसमें अगर फसलों की बात करें तो फसलें इसमें कौन कौन सी हो सकती है? देखो, नॉर्मल सभी फसलें हो सकती है, पर जिन फसलों को पानी की कम मात्रा की आवश्यकता होती है ना, वो फसलें इसमें अच्छे से हो जाती है। जैसे चना है ना, मूंग है, या फिर आप ले सकते हो कपास है, ठीक। गेहूं भी इसमें हो जाता है, पर प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं मिलेगा क्योंकि गेहूं को थोड़ा ज़्यादा पानी लगता है। चावल का भी प्रोडक्शन इसमें, जिसके पास पानी अच्छा है तो वो उगा लेगा, अदरवाइज फिर उसमें हर हफ्ते में पानी भरना पड़ेगा, तो वो भी नहीं पॉसिबल है। तो चना, मूंग, कपास, ये जो फसलें हैं इसमें अच्छे से हो जाती है, ठीक। आगे चले तो लेटराइट मिट्टी मिलेगी कहाँ पर भाई? लेटराइट मिट्टी जो है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और बालाघाट, ये 2 जिलों में मिलती है ज़्यादातर। कौन कौन से जिले हैं? ये लिखा हुआ है छिंदवाड़ा और बालाघाट, ठीक है। चलो ठीक है, तो देखो अगली लिख देते हैं इसमें कि इसमें कहाँ पर मिलती है, मध्य प्रदेश के कौन से जिलों में मिल रही है? पहले तो हमारा छिंदवाड़ा और बालाघाट। छिंदवाड़ा और बालाघाट ये 2 ऐसे जिले हैं जिनमें ये जो आपकी लेटराइट सॉइल है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है, ठीक। इन दोनों जिले के कितने प्रतिशत हिस्से में मिलती है? लगभग 70% एरिया में, 70%। इन दोनों जिले के 70% एरिया में जो है ये मिट्टी मिलती है, लेटराइट सॉइल, ठीक। इसके बाद अगर पूरे एमपी के रिस्पेक्ट में बात करें कि पूरे मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत हिस्से में मिलती है, तो पूरे मध्य प्रदेश के 16 से 17% हिस्से में मिलती है। कितने प्रतिशत हिस्से में? 16 से 17% एरिया जो है उसके अंदर आपकी लेटराइट सॉइल मिलेगी, ठीक। छिंदवाड़ा बालाघाट मुख्य क्षेत्र है इसके, 70% इनकी, इन दोनों जिलों में जितनी भी मिट्टी है उसमें से 70% कौन सी मिट्टी है? लेटराइट सॉइल, ठीक। 70% एरिया है। और पूरे एमपी के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो पूरे एमपी में जो है ये कितना है? 16 से 17% के आसपास आपको मिल जाएगी, ठीक। फिर आगे चले अगर इसमें तो पीएच मान इसका बता दिया, ठीक। ये मिट्टी जब बनती है उस समय की एक और कंडीशन है जो हमको याद रखनी चाहिए कि आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी, है ना, ह्यूमिडिटी और हाई टेम्परेचर, इन दोनों में वेरिएशन की वजह से जो इस वेरिएशन के बीच में जो चट्टानें जब टूटती हैं तो वहाँ पर कौन सी सॉइल बनती है? लेटराइट सॉइल, है ना। मतलब कि ये कंडीशन है कि आर्द्रता भी अधिक है और ताप भी कैसा है? अधिक है ना, या इन दोनों में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो कैसा है? ज़्यादा है। भाई देखो, टेम्परेचर या एनवायरनमेंट की जो सिचुएशंस हैं उनमें अगर अंतर ज़्यादा होगा तो ही वहाँ पर कुछ नई चीज़ें होंगी। अगर इन्वायरमेंट सेम है तो कुछ नई चीज़ें हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। जैसे हम यहाँ बैठ कर अगर पढ़ रहे हैं और सब हमारे आईक्यू लेवल के बच्चे हैं तो हमें भी कुछ अच्छा करने की वो कहते हैं ना, उमंग नहीं जागती है। पर अगर हमसे कोई अच्छा करता हुआ दिखता है तो फिर ऑटोमेटिक जोश आता है कि नहीं आता अंदर से। तो वातावरण में भी क्या है, परिस्थितियाँ अगर सामान्य है तो कोई नई चीज़ नहीं हो पाएगी, और परिस्थितियों में अंतर अगर आएगा तो ऑटोमेटिक जीव जंतु से लेकर के लिविंग नॉन लिविंग सभी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करने की कोशिश करती है। तो उसी दौरान किस मिट्टी का निर्माण हुआ? लेटराइट मृदा, ठीक है भाई। तो इतनी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में थी हमारे पास, वो दे दी, ठीक। फिर अगली मिट्टी की तरफ चले। चलो, ये हो गया। अब इसके बाद है मिक्स्ड सॉइल। मिक्स्ड सॉइल का मतलब है मिश्रित मिट्टी। मिश्रित मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, मिक्स्ड सॉइल। अब इसके तो नाम से ही क्लियर है भाई कि इसमें क्या होगा? सब प्रकार की मिट्टी का मिश्रण होगा, है ना, ज़्यादातर। अच्छा, एक और चीज़ हमारी रह गई है, लेटराइट सॉइल में हमने एलिमेंट नहीं बताया, है ना। एलिमेंट उसमें सिलिका लिखो,
सिलिका सिलिका और आयरन की मात्रा अधिक होती है, सिलिका और आयरन की मात्रा अधिक होती है लेटराइट सॉइल में। अब देखो आयरन तो हमको हर जगह मिल ही रहा है ना, यहाँ पर चेंज क्या हो गया है, सिलिका इसमें ऐड हो गया है। वहाँ पर आयरन था, एल्यूमिनियम था और चूना था, यहाँ पर क्या है, सिलिका और आयरन है। ठीक है भाई, तो चलो मिश्रित मिट्टी में इसके नाम से क्लियर है कि इसमें सभी प्रकार की मिट्टियों का क्या है, मिश्रण, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है एमपी के अंदर वो भी कैसा है, वो भी एक तरीके से हम कहेंगे कि बिखरा हुआ है ना, मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं है ना। जैसे कि शिवपुरी में यहाँ पर भी मिलती है वो, तो यहाँ पर भी मिलेगी, ये शहडोल जिले, मतलब कि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी कैसा है, वो भी उसी के जैसा मिक्स्ड है ना, सभी जगह पर ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्या हो रही है, मिल रही है। तो पहली चीज इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि इसको लाल रेतीली मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाल रेतीली मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी। दूसरा, कहां पर मिल रही है ये, तो लिखो जल्दी से, जिलों के नाम लिखो, ये मंडला, शिवपुरी, मंडला, अब मंडला देखो कहां है और शिवपुरी कहां है ना, तो मंडला, शिवपुरी, गुना, रीवा, पन्ना, सतना, गुना, रीवा, पन्ना, सतना आदि जिलों में पाई जाती है। नहीं, टीकमगढ़ नहीं है, जिलों में पाई जाती है। ठीक है, मिक्स्ड सॉइल की अगर परसेंट की बात करें तो ये भी 14 से 15% के आसपास है, 14 से 15% के आसपास है। ठीक, इसमें अगर हम कहें तो ये मिट्टी जो है फसलों की दृष्टि से अच्छी नहीं होती, मतलब इसकी उर्वरकता जो है वो कैसी होती है, कम होती है, उर्वरकता कम होती है, फर्टिलिटी जो है इसकी ये कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि इसमें सभी तरह के तत्व मौजूद हैं जो किसी एक फसल के लिए अनुकूल नहीं। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर सब कुछ खिचड़ी हो गया है और इसी वजह से फसलें जहाँ पर ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, हो तो सभी जाती हैं पर ज़्यादा प्रोडक्शन अगर आपको चाहिए तो इसमें आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम एकड़ के हिसाब से देखें, है ना, कि कितने एकड़ एरिया में है, तो लगभग 75 से 80 लाख एकड़ जो एरिया है एमपी का, उसके अंदर जो है आपकी इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, 75 से 80 लाख एकड़ का जो एरिया है उसमें आपको इस प्रकार की मिट्टी मिलेगी। ठीक, फिर इसमें फसलों की बात करें तो वही जो मोटा अनाज होता है जिसको हम कहते हैं ज्वार, बाजरा वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें हो जाती हैं। वेजिटेबल्स वगैरह इसमें नहीं हो पाती है क्योंकि वेजिटेबल्स को ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत होती है और ज़्यादा उनकी जो वैल्यू है पोषक तत्वों की, वो भी उसमें क्या लगती है, ज़्यादा लगती है। ठीक है, ज्वार, मक्का, मोटे अनाज, जौ। ठीक है, मोटा अनाज का मतलब जिनको हम अनाज कहते हैं, अनाज का मतलब तो समझते होगे ना, है ना, जैसे गेहूं है, चना है, आपका चना तो खैर उसमें आ जाएगा, हाँ दलहन में आ जाएगा, तो गेहूं, बाजरा, मक्का, इस तरीके के जो अनाज है वो सभी इसमें उगाए जा सकते हैं। ठीक, तो ये हो गई मिक्स सॉइल, इसकी जगह भी बता दी, परसेंटेज भी बता दिया। ठीक है, पीएच जो होता है इसका, है ना, पीएच की अगर मैं बात करूं तो इसका जो पीएच होता है लगभग 6.7 के आसपास से लेकर 7.4 तक होता है, मतलब लगभग न्यूट्रल होती है। ये कैसी होती है, लगभग उदासीन प्रकृति की है या न्यूट्रल होती है ये मिट्टी। ठीक है, अब देखो मिट्टी के उपयोग की अगर मैं बात करूं, अब मध्य प्रदेश में इसके अलावा भी कई प्रकार की मिट्टियां हैं जो उनके रंगों के हिसाब से अलग अलग है। लाल पीली जैसे हमने बोला, कहीं पर लाल काली होगी, कहीं पर जो है लेटराइट और इसमें ब्लैक मिक्स हो जाएगी तो वो कुछ अलग ही कलर बन जाएगा, पर उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है वो उतना ज़्यादा नहीं है ना। कछारी, वही उसी को बोलते हैं, जलोढ़ को, जलोढ़ मिट्टी को ही कछारी मिट्टी, कछार का मतलब होता है प्रेसिपिटेट, अवक्षेप, तो वो अवक्षेप से बनती है भाई, वो प्रेसिपिटेट कर देती ना, लाके नदी का पानी उसको किनारों पे क्या कर देता है, जमा कर देता है, उसी को कछारी मिट्टी कहते हैं। ठीक है,
तो ज़्यादातर जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी, है ना, ये और मिश्रित मिट्टी, ये 5 प्रकार की मिट्टी जो है मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से होती है। अब देखो मिट्टी के उपयोग क्या है, मिट्टी के उपयोग क्या है। पहली चीज़ तो वो एक मीडियम है जिसके अंदर सारी क्रॉप्स वगैरह, हमारे पेड़ पौधे सभी उसी में होते हैं, है ना, उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक, दूसरा उपयोग, हम कई तरीके की चीज़ें बनाने में भी मिट्टी का उपयोग करते हैं, जैसे कि स्टेचू, आपके मूर्तियाँ वगैरह है, जैसे या अभी हमने ईंटों की बात करी, ईंट बन सकती है, घड़े बना, जो भी आप बनाना चाहो, है ना, मिट्टी से कई सारी चीज़ें बनती है। और मिट्टी एज अ इंग्रेडिएंट भी कई जगहों पर काम होती है ना, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी काली मिट्टी का यूज़ होता है ना, उसमें भी यूज़ होता है उसका। और इस तरीके से मिट्टी के कई सारे यूज़ है। कई जगहों की मिट्टी एज अ मेडिसिन भी यूज़ की जाती है, स्किन डिजीज़ के लिए, है ना, बाल भी उससे धोए जाते हैं लोग जो है। तो कई तरीके के इसके यूज़ जो है वर्सेटाइल होती है, मिट्टी का उपयोग कई प्रकार से होता है। पर मुख्य रूप से जो है ये माध्यम प्रदान करती है जिसमें फसलें और जो जंगल है, आपके जो वन है, वो उसमें होल्ड करते हैं। इसी वजह से इसका महत्व जो है सबसे अधिक है। और किसी चीज़ में हम कुछ उगा नहीं सकते हैं, पर मिट्टी में हम उसको उगा सकते हैं। ठीक है, चल। अच्छा, एक और चीज़, जैसे हमने ईंटों की बात करी, तो अच्छा ये बताओ कि 2 तरीके की ईंटें जैसे हम बनाते हैं ना, मिट्टी की ईंट होती है और एक सीमेंट की भी ईंट होती है आजकल, तो दोनों में से कौन सी स्ट्रांग होती है? देखो, सीमेंट की ईंट अगर इंडिविजुअल देखोगे तो स्ट्रांग होती है मिट्टी की ईंट से, पर अगर उसकी दीवार बनाओगे आप तो सीमेंट की मिट्टी में वो सीमेंट चिकना होता है, तो वो दूसरी ईंट के साथ वो ग्रिप नहीं करता है, जिसकी वजह से उसकी जो वॉल है, दीवार है, वो मिट्टी की दीवार से कैसी होती, कमज़ोर। ईंट मजबूत होती है पर दीवार कैसी होती, कमज़ोर, इसलिए उसका यूज़ ज़्यादा नहीं होता। फिर अगर उसमें करना है तो वो उसमें भी आपको ग्रिप के लिए उसका जो सांचा होता है उसको बदलना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो इतनी बात हो गई। तो मिट्टी हमने कर ली, नदियाँ हमने कर ली। अब देखो, नदियाँ अगर आपको पता है, मिट्टी के बारे में आपको जानकारी है, तो हम जलवायु का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, वन संपदा जो है उसके बारे में तो हम अभी बात करने वाले हैं। ये हमारा मिट्टी और नदियों, ये 2 टॉपिक जो है ये पूरा हो गया। जो मेन चीज़ें हैं इसके अंदर, मुख्य ऐसा तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगी स्वयं, हर चीज़ यहाँ पर हम नहीं करा पाएंगे आपको, है ना, क्योंकि बहुत तरीके की मिट्टी भी और नदियाँ तो हमारे पास कम से कम 60-70 नदियाँ हैं, है ना, मध्य प्रदेश की अगर सारी नदियाँ मिला दी जाएँ, छोटी बड़ी नदी नाले सब, तो वो आपको फिर अपने लेवल से थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ेगी। कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे मध्य प्रदेश की वन संपदा। क्या शुरू करेंगे? मध्य प्रदेश की वन संपदा, जो फॉरेस्ट है हमारे एमपी के, वो हम शुरू करेंगे। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा जो वन संपदा है, अगर एरिया के हिसाब से देखोगे तो एमपी में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? एमपी में। और अगर परसेंटेज के हिसाब से देखोगे तो लक्षद्वीप में, अरुणाचल में और मिजोरम में। ठीक है, इनमें देखो एरिया के हिसाब से हम ये इसलिए कर रहे हैं, वहाँ पर कोई रहता नहीं है ज़्यादा, है ना, तो वहाँ वनों का जो प्रतिशत है, वनों की जो एरिया है वो ज़्यादा है। अब हम लोगों के यहाँ भी जंगल थे पर हमने क्या कर दिए? काट दिए। उसके बाद भी मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा जंगल मिलते हैं। ठीक है, क्यों मिलते हैं? क्योंकि यहाँ पर मुख्य 2 पर्वत श्रृंखला हैं। कौन कौन सी है? विंध्याचल और सतपुड़ा, है ना, नर्मदा जी के ऊपर वाली विंध्य रेंज है और नीचे वाली कौन सी है? सतपुड़ा है। तो इन दोनों, और पूरी पहाड़ियों में आप देखोगे ना, हम कहीं भी जाते हैं तो दिखती है पहाड़ियाँ, उन सब में क्या है? जंगल ही तो है। हम आगे चलते थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, टाइम तो हो गया हमारा, थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो मध्य प्रदेश, भारत में सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एरिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा जंगल मिलता है और परसेंटेज के हिसाब से देखोगे तो कहाँ मिलेगा? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा प्रतिशत, मतलब 90 से 91% वहाँ जंगल है, बाकी की जो चीज़ें हैं वो दूसरी हैं। ठीक, फिर उसके बाद जो है आपका अरुणाचल प्रदेश, वहाँ 86% के आसपास आपको पूरा फॉरेस्ट एरिया है, और उसके बाद में बाकी की दूसरी चीज़ें हैं। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश के बाद अगर तीसरे नंबर की बात करें तो मिजोरम, है ना, वहाँ पर भी लगभग 81% के आसपास जो है जंगल का एरिया, फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, अब मध्य प्रदेश के जो जंगल है हमारे, मध्य प्रदेश के जो जंगल है उनको जो क्लासिफिकेशन है उनका, वो कई प्रकार से किया गया है। ठीक है, देखो चूंकि स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में कई सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में, कुछ चीज़ें वन विभाग के कंट्रोल में। हालांकि वन विभाग स्टेट के उसमें ही काम करेगा, पर फिर भी वो अपने हिसाब से चलता है। फिर उसमें किस तरह के पेड़ मिलते हैं उसके हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन है ना, कि सागौन के पेड़ हैं, कि साल के वृक्ष हैं, ज़्यादातर सागौन और साल के वृक्ष हैं हमारे यहाँ पर। फिर कटीली झाड़ियाँ हैं, है ना, जिनका कोई यूज़ नहीं है, इस तरह के पेड़ पौधे हैं। उसके अलावा अगर डेंसिटी के हिसाब से देखोगे तो फॉरेस्ट जो है वो भी 3 टाइप्स के हैं। एक तो डेंस फॉरेस्ट, घना जंगल जिसको हम कहते हैं, जिसमें सिर्फ पैदल चला जा सकता है ना, आप कोई व्हीकल लेकर जा नहीं सकते हो।
तो घना जंगल, तो मध्य प्रदेश में घना जंगल भी मिलता है कई जगहों पर, है ना। फिर उसके बाद में अगर देखेंगे कि मीडियम रेंज वाला, है ना, जिसको हम कहेंगे कि सामान्य घना, जो कि एक जनरल डेंसिटी होती है उसकी, वो भी मिलेगा जंगल। और एक होता है ओपन फॉरेस्ट, मतलब कि खुले जंगल। खुले जंगल का मतलब भाई कुछ एरिया यहाँ मिल गया, फिर कुछ एरिया वहाँ मिल गया, इस तरीके से कोई प्रॉपर ऐसा वहाँ पर मैनेजमेंट नहीं है कि एक जगह पर ही सारे। अच्छा, जंगल कहते किसको है हम? जंगल हम उसी को कहेंगे जहाँ पर जो वृक्ष है ना, जो ट्रीज है, हमारे जो पेड़ है, उनकी डेंसिटी ज़्यादा है और उनका एरिया भी कैसा है? ज़्यादा है। ये परिभाषा किसने बनाई है? ये परिभाषा हमारा जो वन अधिनियम है 1927, कब हुआ था ये? 1927 में वन अधिनियम के अंतर्गत ये परिभाषा बनाई गई कि वन किसको कहेंगे हम? वन उसको कहेंगे कि जहां पर वृक्षों का घनत्व अधिक है, जो आपके पेड़ हैं, जो आपके ट्रीज हैं, उनकी डेंसिटी कैसी है? ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा, एरिया भी ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि थोड़े बहुत एरिया में आपने दिखा दिया, उसको भी जंगल नहीं कह सकते। हाँ, अब आ रही है मुझे। एरिया भी ज़्यादा हो, है ना, और दूसरा डेंसिटी भी ज़्यादा हो, उसको हम कहेंगे कि ये जंगल है। फिर हमने कहा कि दो तरीके के क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे, है ना। एक तो हम पढ़ेंगे जैसे कि उसमें हम 5 टाइप पढ़ेंगे। एक शासकीय वर्गीकरण हो गया शासन के हिसाब से, एक उसमें जो स्पीसीज है, पेड़ों की प्रजातियाँ, उसके हिसाब से हो गया। फिर वो किस जलवायु में है उसके हिसाब से हो गया। एक वन जो हमारा जो फॉरेस्ट जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पूरे वनों का जो नियंत्रण रखती है ना हमारा, तो वन विभाग के हिसाब से एक क्लासिफिकेशन हो जाएगा, ठीक। फिर जलाऊ लकड़ी है कि वो आपकी इमारती लकड़ी है, मतलब उससे फर्नीचर वगैरह आप बना रहे हो कि जलाने में, उसके हिसाब से हो जाएगा, है ना। और एक जो है वो डेंसिटी के हिसाब से हो गया, ठीक है। तो ये 2 तरीके का क्लासिफिकेशन हम इसमें पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि जो ग्रीन वॉश एरिया है, मतलब कि 2 तरीके के एरिया के जंगल होते हैं, है ना। एक तो होता है ग्रीन वॉश के अंदर वाला और एक ग्रीन वॉश के बाहर वाला। ग्रीन वॉश का मतलब ये होता है कि ऐसे एरिया या ऐसा फॉरेस्ट जिसकी डिजिटल मैपिंग हो चुकी है। क्या हो चुकी है? डिजिटल मैपिंग, मतलब कि जो कंप्यूटर के ऊपर उनका पूरा रिकॉर्ड है उनके पास, तो उसको क्या बोला जाता है? ग्रीन वॉश एरिया के अंदर है ना, इनसाइड। और आउटसाइड का मतलब जिनकी अभी डिजिटल मैपिंग नहीं हुई है या जिनको अभी रिकॉर्ड में नहीं लिया गया है कंप्यूटर के अंदर, है ना, वो एक पूरा एक वो होता है ग्रीन कलर का, उसके शेडो की तरह वो दिखाई देता है। वो अभी मैं बताऊंगा आपको, है ना, अभी तो हम केवल आपको इंट्रोडक्शन के हिसाब से बता रहे हैं। फिर इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभ्यारण्य, सेंचुरीज मध्य प्रदेश के अंदर कौन कौन से हैं, जैसे हमारा कान्हा किसली है ना। फिर हाँ वही, फिर उसके अंदर पाए जाने वाले जीव जंतु है। वन वृत्त पढ़ेंगे, फॉरेस्ट सर्कल क्या होता है ना, फॉरेस्ट वन मंडल क्या होते हैं। सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ मिलता है, किस जिले में मिलता है? सबसे कम मिलता है आपका उज्जैन, हाँ और उज्जैन में, ठीक है। जबलपुर, खंडवा, ये जो रीजन है आपका, यहाँ का जो फॉरेस्ट एरिया है ये सबसे ज़्यादा है ना। और उसमें भी मंडला स्पेसिफिक जगह है। ये सब मैं अभी लिखवाऊंगा आपको कल, अभी तो हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि हम क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक। उसके बाद उसमें पाए जाने वाले जीव जंतु पढ़ेंगे, कौन कौन से किस किस प्रकार की प्रजातियां हैं, है ना, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम जो है क्लाइमेट के ऊपर आएंगे, जलवायु के ऊपर मध्य प्रदेश की, ऐसे करके फिर हम पूरा उसको कवर कर लेंगे, ठीक है भाई। तो आज हमारा जो सॉइल वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, रिवर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, उसके नोट